अगर आपको एक युद्ध जीतना है तो युद्ध के लिए आपको युद्ध का प्रयास करना बहुत जरूरी होता है। तो वैसे ही एमबीए सीईटी का जो युद्ध है, अगर इसको आपको जीतना चाहते हो तो आपके लिए इसका प्रयास यानी मॉक देना बहुत जरूरी होता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मॉक टेकिंग स्ट्रेटेजी आपकी कैसी होनी चाहिए और इस स्ट्रेटेजी में कौन से पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। उसके साथ ही लॉजिकल रीजनिंग एंड कॉन्ट सेक्शन में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको स्टार्ट करना चाहिए आपका प्रिपरेशन। उसके साथ ही जो भी स्टूडेंट यहाँ पे बिगिनर है उसके लिए भी स्ट्रेटेजी है, एंड उसके साथ ही जो स्टूडेंट यहाँ पे इंटरमीडिएट है यानी कि 2 से 3 महीने से जो प्रैक्टिस कर रहा है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने टोटल 4 स्लॉट में इस पूरे एमबीए सीईटी 2024 का जो सिलेबस था, जो टॉपिक्स में आए थे उन सभी को मैंने 1 बाय 1 करके सेग्रीगेट किया है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। इस वीडियो के बाद आपको और कोई भी स्ट्रेटेजी देखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा आपका दिमाग जो है आप पढ़ाई पे लगाओगे, एंड जो भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं उसको देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको एक अच्छा कॉलेज कैसे मिलेगा और उसमें लर्न फॉर एग्जाम आपको हम कैसे हेल्प करेंगे, ये सब कुछ जो है इस वीडियो में बात करने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप अगर हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे। सो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब एमबीए सीईटी का एग्जाम दोगे, देने के बाद आपको एक ऐसे मेंटर की जरूरत पड़ेगी जहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के अंदर। उसके साथ ही जो भी आपके लास्ट मिनट क्वेरी होती है अबाउट कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आपको समझ में नहीं आता है, तो वहां पे आपको हम एज अ मेंटोर बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट डाउन करके रखिए ताकि आपको एग्जाम के साथ ही और एग्जाम के बाद भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। जो भी आपकी क्वेरी होती है सीधा आप हमें पूछ सकते हैं। मेक श्योर करिए आप ऑफिशियल टाइमिंग में हमें मैसेज करेंगे। सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट दी कि आपको अंदर एक जो फियर होता है अबाउट द मॉक। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि जैसे ही मॉक स्टार्ट होता है 20-30 सवाल अटेम्प्ट करने के बाद बीच में ही मॉक को बंद कर देते हैं। तो वो चीज को कैसे टैकल करना है वो भी मैं आपको यहाँ डिस्कस करूंगा। उसके साथ ही आपको कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिससे आपको पहले स्टार्ट करना चाहिए ताकि आपके मॉक के अंदर 20-30 नंबर आना स्टार्ट हो जाए, ताकि आपके अंदर एक ऐसी चीज बिल्टअप हो जाए कि हाँ मैं ये जो मॉक है उसको अच्छे से अटेम्प्ट करके आने वाले समय में एक अच्छा स्कोर लेकर आ सकता हूं। तो वो भी मैं बात करूंगा कौन से टॉपिक आपको पहले करने हैं। उसके साथ ही कॉन्ट के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आपको पहले करना चाहिए। उसके साथ ही रीजनिंग के भी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, वो भी स्लॉट वाइज, यानी कि स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 5। स्लॉट 4 के बारे में यहाँ पे बात नहीं करूंगा, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में लेकर आऊंगा कि स्लॉट 4 ऐसा क्या हुआ था सीईटी के अंदर जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 97 क्वेश्चन आए थे क्वांट से। तो उसके बारे में डिटेल बात करेंगे थोड़ी देर के बाद, या एक और वीडियो में उसके लिए डिटेल में लेकर आऊंगा। बट हम यहाँ पे स्लॉट 1, 2, 3 एंड 5 जो 2024 के अंदर आया था उसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कब किया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि कैट एग्जामिनेशन जैसे ही खत्म हुआ, कैट के तुरंत बाद या कैट के रिजल्ट के बाद भी प्रिपरेशन स्टार्ट किए होंगे। तो कोई स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा भी होगा जो दिसंबर से अपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, यानी कि उसको कम से कम 30 से लेकर 40 दिन का समय ऑलरेडी हो चुका है। उसने कुछ 10-15 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे या नहीं किए होंगे। तो वो सबसे पहले आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आपने हॉनेस्टली से पढ़ाई करने के लिए शुरुआत कब की है। बिकॉज स्टार्ट बहुत मैटर करता है। अगर आप बहुत लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हो, या सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, अगर आप तब से प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी तक तो आपका सिलेबस कंप्लीटली खत्म हो जाना चाहिए। अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तो पहले आप ये करिए कि जो टॉपिक्स आपने पढ़ाई की है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, एंड एक और बार उसके ऊपर आप 20-30 सवाल हर एक टॉपिक से लगाकर आप डायरेक्टली मॉक के ऊपर जंप कर सकते हैं। तो बट मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ जो बिगिनर है। बिगिनर मतलब जिसने प्रिपरेशन आपका मिड दिसंबर से स्टार्ट किया होगा, कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो सीईटी को प्रिपेयर करते हैं वो कैट एग्जाम के बाद करते हैं। बिकॉज कैट के जस्ट बाद आपका स्नैप एग्जाम होता है, एंड स्नैप के जस्ट बाद जो है बहुत सारे बच्चे फोकस करते हैं कि चलो अभी हमें एमबीए सीईटी को प्रिपेयर करना है। तो मैं कंसिडर करके चल रहा हूं कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी अभी 10 to 15 डेज बिफोर प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा, या 1 मंथ प्रिपरेशन जिसका ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे बात करूंगा। और उसके साथ ही जो इंटरमीडिएट है यानी कि 1-2 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पे होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बिगिनर के लिए। अगर आप बिगिनर हो तो पहले आपको एक 30 डेज का प्रॉपर प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है। यानी कि होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अभी तो एमबीए सीईटी में मिनिमम 85 टॉपिक्स है। 85 टॉपिक्स के ऊपर अगर बच्चा ये सोचता है कि मैं डायरेक्टली मॉक पे जंप करता हूँ, कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि एक मॉक दे के देखते, लेट्स चेक कि हमारा अभी लेवल क्या है। देखो, जो एग्जाम के बारे में आपने पहले प्रिपरेशन किया ही नहीं है तो आप मॉक दोगे तो नंबर ऑब्वियसली जीरो ही आएंगे या कम आ जाएंगे
बॉक्स में नंबर। इसीलिए मैं सजेस्ट ये करूंगा कि पहले आप एक 30 डेज प्रॉपर प्रिपरेशन करिए, हर एक टॉपिक को अच्छे से सॉल्व करके, हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करके उसका जो भी बेसिक पॉइंट होता है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्टली जंप करोगे, जैसे मैं आपके सामने क्लॉक्स का क्वेश्चन निकाल के रख दिया, भाई चलो बनाओ क्लॉक्स का क्वेश्चन, मैंने कह दिया कि काम करते हैं प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन बनाएंगे, तो तब क्या होगा कि आपके अंदर टॉपिक्स तो मतलब आपने पढ़ाई नहीं की है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो इसीलिए मेरा सजेशन क्या रहेगा कि जो बच्चा अभी इंटरमीडिएट नहीं है बट अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए एक 30 डेज का आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आप 30 डेज तक अच्छे से, एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप दिन का एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करते हो, तो एक टॉपिक यानी कि डेली, मतलब सुबह आपने 1-2 घंटे का वीडियो देख लिया, उसके ऊपर आपने 20 से 50 सवाल बना लिए, एंड उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये टॉपिक मेरा अच्छे से प्रिपेयर हुआ है, मैं इसके ऊपर कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये 20 to 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करोगे डेली में, तो उससे क्या हो जाएगा, 30 डेज के अंदर आपको मिनिमम जो है 25 से लेके 28 टॉपिक्स जो है प्रॉपर प्रिपेयर हो जाएंगे, एंड ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप किसी की बात मत सुनो कि कोई कहेगा कि चलो एक मॉक दे के देखते हैं, कोई आपका दोस्त मॉक दे रहा है, तो ऐसा मत करिए। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए मैं और आप दोनों मिलके प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, मैं मान लो कि 2 महीने से प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली मेरे नंबर थोड़ा आपसे ज़्यादा आएंगे, तो वहां पे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन फील होना लगेगा। तो इसीलिए आप खुद पे विश्वास रखिए, आपने कितना पढ़ाई किया है और कितना नहीं किया है, ये सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं। तो इसीलिए 30 डेज प्रॉपर आंख बन के आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद जो गोल्डन डेज होते हैं, February 14 जो आपके लिए मैंने ये गोल्डन डेज आपके लिए चुना है, तो ये गोल्डन डेज के ये जो सुनहरा मौका है, इसके ऊपर आपको एक फर्स्ट मॉक लगाना है। अगर आप फर्स्ट मॉक लगाओगे 14 फेब पे, तो आपको क्या करना है, एक चार्ट मेंटेन करना है। उस चार्ट के अंदर आपको लिखना है कि 14 फेब पे मैंने फर्स्ट मॉक दिया था, जो मैंने 30 डेज पहले प्रॉपर पढ़ाई की थी, उसके ऊपर मैंने एक मॉक लगाया, एंड मुझे जो स्कोर है आउट ऑफ 200, मैंने यहाँ पे मान लीजिए 50 स्कोर किया है, 60 स्कोर किया है, तो वो स्कोर जो है आप लिखोगे। अब यहाँ पर दो चीजें मैं आपको पहले ही समझाना चाहता हूँ। अब MBA CET में तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है अनलेस अदर एग्जाम्स, बाकी एग्जाम्स में कोई नेगेटिव मार्किंग होती है, तो बच्चा क्या करता है कि नेगेटिव मार्किंग होता है तो इसीलिए ओवर अटेम्प्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो MBA CET में एक मतलब इसको हम ड्रॉबैक कह सकते हैं या अच्छी बात भी कह सकते हैं, बट अगर मॉक के केस में कहूँ तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। मान लो आपने टोटल 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस, मतलब 200 क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसमें से आपने जितना भी पढ़ाई किया था उसके ऊपर आपको 60 क्वेश्चंस दिखे, तो मेरा सजेशन आपसे क्या रहेगा कि आपको, अगर आपके सामने एग्जाम्पल ले लो, PNC का क्वेश्चन आया एंड आपने PNC पढ़ाई की नहीं है, तो आप उसको ट्राई करके या सॉल्व करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपने अगर पढ़ाई नहीं है तो अपने आपसे क्या होगा, उसमें जो नंबर नहीं आएगा ना, वो गलत ही होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने PNC अटेम्प्ट कर दिया, मैंने तुक्का लगाया, तुक्के की वजह से मेरा स्कोर आ गया। तो फिर देखो, तुक्का एक ऐसी चीज है, अगर आप 200 की अगर क्वेश्चन आप पूरे के पूरे तुक्के लगाने चाहते हो, तो इधर इसमें 200 सही आ जाएंगे, यानी कि 200 के 200 क्वेश्चन सही आ जाएंगे, या तो आपको जीरो आ जाएगा। यही दो प्रोबेबिलिटी, मतलब लीस्ट और मतलब सबसे मोस्ट केस कौन सा होता है, या तो 200 में 200 आ जाएंगे, तो जीरो जीरो आ जाएगा। तो इसलिए क्या होगा कि आपके अंदर एक ऐसा हो जाएगा कि अरे मैंने 200 क्वेश्चन में से मैंने 100 क्वेश्चन, मेरे पास टाइम बचा था, मैंने तो पढ़ाई नहीं किया था, बट मैंने तुक्का लगाया। अभी आपको तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। तो 200 क्वेश्चन अगर आपके सामने हैं, उसमें से अगर आपको 60 क्वेश्चंस आते हैं जो आपने प्रिपेयर किए थे पहले 30 डेज के अंदर, तो मेक श्योर करिए आप उसी 60 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। क्या पॉइंट क्लियर है? अगर आप तुक्का लगाते बैठोगे तो उसमें क्या होगा पता है क्या? देखो, फर्स्ट मॉक में मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चंस को ऐसे ही तुक्के की तरह सॉल्व किया, तो हो सकता है उसमें 20 सही आ गए, तो आपको क्या लगेगा, मेरा स्कोर 80 पे चला गया। तो आपका जो माइंडसेट है वो ऐसा सोचने लगेगा कि मैंने चलो अभी तो 80 मार्क लिए हैं, अब मुझे 100 तक पहुंचना है। बट ये जो 80 मार्क्स आपको आए हैं, क्या वो प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करके आए हैं क्या? इसमें से 20 तो तुक्के के मार्क है, तो वो आपके तो है ही नहीं। इसमें तो कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि अगली बार आप जब मॉक लगाओगे तो 20 में से 20 आपके मार्क अगेन सेम आ जाएंगे, वो तो तुक्के वाला है। उसमें से हो सकता है इस बार 10 आ जाए, फिर आपका लास्ट टाइम 80 स्कोर आया था, सर अब मेरा स्कोर आ चुका है 65 या 60 आ चुका है, तो मेरा मॉक में स्कोर कम हो रहा है। इसलिए आप बच्चे सोचते हैं कि मॉक में स्कोर क्यों कम होता है, तो यही सबसे मेन रीजन होता है कि अभी आप तुक्के पे फोकस मत करिए। सिर्फ 200 क्वेश्चन आपके सामने, उस 200 में आपने जितना भी पढ़ाई किया होगा, मान लो 120 क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए टॉपिक से आए हैं,
यानी कि जो भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे उसमें से 120 क्वेश्चन आए एंड आपने 120 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट किया। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको एक चीज का पता लग जाएगा कि मेरा अभी करंटली लेवल कहाँ पे है। मैं जो 30 डेज में टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर किया था, क्या वो मेरे लिए अच्छे हैं, यानी कि मैं क्या उन पे भरोसा कर सकता हूँ, ये चीज आप दिमाग में बिठा लोगे। एंड जो रिमेनिंग 80 क्वेश्चन है, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तो सीधा आप जंप करके अगला क्वेश्चन पे चले जाओगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, अगर आप अच्छे से मॉक देके प्रॉपर स्कोर अगर लेकर आना चाहते हो तो। क्लियर है पॉइंट। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 डेज का आपके लिए गैप दिया है। तो इस 4 डेज में क्या करना है, देखो 4 डेज में सबसे पहला चीज आपको क्या करना है कि 4 डेज के अंदर मान लीजिए आपने परसेंटेज को अच्छे से पढ़ाई किया था एंड परसेंटेज के ऊपर 5 क्वेश्चन आए और 5 में से आपके 2 ही क्वेश्चन सही हुए एंड 3 क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए। तो आपको पहले क्या करना है कि जो आपके पास 4 दिन का समय होता है उसमें से आप फर्स्ट डे क्या करोगे कि जो आपको क्वेश्चन गलत हुए हैं, यानी कि आपने उसको टाइम दिया सॉल्व करने के लिए। अगर आप मान लो एक क्वेश्चन को 2 मिनट का समय दे रहे हो, तो यहां से क्या चीज बननी चाहिए, ये 2 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन सही बनना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है वहां पे। क्लियर है पॉइंट, ऐसा हो नहीं रहा है। तो आप उसको पहले फोकस करोगे कि क्यों मेरे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद भी मैंने उसको बहुत टाइम बिताया फिर भी मेरे से गलत हो गए, तो आपको वो पहले चेक करना है कि वो गलत क्यों हो रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या देखना है कि आपने थोड़ा सा टाइम इस पर स्पेंड किया, यानी कि 20-30 सेकंड आपने कुछ कुछ किया, मतलब फॉर्मूला रखा या कुछ सॉल्व करने की कोशिश की एंड आपसे नहीं बना, तो आपको उसको ध्यान देना है कि आप में ऐसी कौन सी चीज़ है कि या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कि आपका क्या लैक ऑफ प्रैक्टिस है क्वेश्चन में, या टॉपिक के अंदर आपने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए उसके लिए गलत हो रहा है क्या, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या करना है आपको नेक्स्ट, ये अगले जो 2-3 दिन आपके पास होते हैं, तो उसमें आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, देखो अब आपके सामने जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, अभी ऐसे तो 200 में से 200 तो आप बना नहीं पाओगे ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ाई किया नहीं था एंड मेरे को ये क्वेश्चन नहीं बन पाया। तो आपको वहां पे क्या करना है, देखो एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने फर्स्ट हाफ में जब अपने फर्स्ट मॉक लगा रहे थे उससे पहले आपने क्लॉक्स एंड कैलेंडर को नहीं पढ़ा था, यानी कि आपने सोचा कि इसको बाद में पढ़ लेता हूं, अभी मैं नहीं पढ़ूंगा। तो क्लॉक्स एंड कैलेंडर में से 4 क्वेश्चन आ गए वहां पे मॉक के अंदर। तो आपका वहां प्रायोरिटी लिस्ट बनेगी। प्रायोरिटी आप ऐसे बनाओ कि जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जो आप नहीं बना पाए, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बने वहां पे या आपने उसको पढ़ाई नहीं किया था, तो उसका आप एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, यानी कि मुझे अभी सबसे पहले कौन से टॉपिक को प्रैक्टिस करना है। तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप ऐसे टॉपिक्स को चूज करोगे जो आपके 1 डे के अंदर प्रिपेयर हो सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो, सिलोजिज्म्स मान लो आपने पहले नहीं किया था, तो आप एक दिन के अंदर क्या सिलॉक्स को प्रैक्टिस करके उसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन सही कर पाते हो क्या, वो चीज आपको देखनी है। तो वैसे टॉपिक पहले आपको क्या करना है, वो टॉपिक को आपको पिक करना है। क्लियर है पॉइंट। अगर आपने ये चीज कर लिया तो धीरे 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 ऐसे 2-3-4-5 टॉपिक बनते बनते आपको जब मॉक लगाओगे, हर मॉक के बाद आप 3-4 नए टॉपिक क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। जिससे क्या होगा, 10 मॉक के बाद आपने कम से कम 20 से 25 नए टॉपिक्स आप पढ़ चुके होंगे। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहां पर आपको करना है कि इन बीच में एक मॉक दिया, उसके बाद सेकंड मॉक एंड फर्स्ट मॉक के बीच में आपको ये काम करना है। जो आपसे नहीं बने थे उसको आपको क्या करना है, एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाएंगे हम, और उस प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग पहले टॉपिक कौन सा करना है उस टॉपिक को आपको फोकस करना है। एंड मेक श्योर करिए कि आप 1 से 2 दिन में और टॉपिक को प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करके 40 से 50 क्वेश्चन उसके ऊपर प्रैक्टिस करके आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, ताकि अगर सेकंड मॉक के अंदर उसके बेस सवाल आए तो आपसे वो सवाल बनने चाहिए। ठीक है, तो ये सेम केस आप फॉलो करो अंटिल थर्ड मॉक। तो तीसरे मॉक के बाद मैं अगेन नेक्स्ट मंथ में ऐसे डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, कि ऐसा नहीं है कि हर दिन मुझे वो वीडियो बनाने की मतलब इतना समय है नहीं, क्योंकि मैं एक स्वराज बैच जो है हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है फॉर MBA CET, उसके अंदर मुझे बहुत वीडियो बनाने हैं एंड मैं फुल लेंथ वीडियो बनाने के पीछे फोकस कर रहा हूँ, तो उस पर बहुत टाइम जाता है। क्लियर है। तो बेसिकली क्या होता है, तो मेरे पास वो टाइम नहीं है कि 20 डेज टू CET, 30 डेज टू CET, 50 डेज टू CET, 2 दिन बचे CET के लिए क्या करना चाहिए, तो वो वीडियो हमारी नहीं आएंगे। हमारा डायरेक्टली एक ही अप्रोच होगा कि सबसे पहले एक उनको स्ट्रैटेजी दे दो, 70 डेज का समय अभी भी आपके पास बचा है, एक वीडियो अब आएगा, उसके बाद एक वीडियो होगा सेकंड जो हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, जहां पर हम ये चीज फोकस करेंगे कि अभी रिमेनिंग टाइम में आपको कैसे करना है। ठीक है,
एंड उसके बाद एक होगा आखिरी वाला वीडियो एग्जाम के जाने से पहले। तो ऐसे 3 वीडियो मेरी जो है स्ट्रैटेजी के ऊपर आएगी। उसके अलावा मैं कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं करूंगा। हमारा फुल फोकस रहेगा कि आपको हम कंटेंट देना यहाँ पे चाहेंगे, ठीक है। अब सेकेंड चीज है कि इंटरमीडिएट जो स्टूडेंट है, इंटरमीडिएट यानी कि जो प्रिपरेशन बहुत दिन से कर रहे हैं, यानी कि किसी का सेकेंड अटेम्प्ट होगा एमबीए सीईटी का, किसी का थर्ड अटेम्प्ट हो सकता है, उन बच्चों के लिए क्या करना है। तो मैंने एक डेट डिसाइड किया है, वो है जनवरी 20। जनवरी 20 को आपको एक ये मॉक लगाना है। कौन सा मॉक? आप कोई भी मॉक चूज करो, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये मॉक दो वो मॉक दो। जो भी आपके पास मॉक अवेलेबल है, या तो आपको फ्री मॉक लगाना है तो आप फ्री मॉक भी लगा सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है कि एक फर्स्ट मॉक आप लगाइए ऑन जनवरी 20। जनवरी 20 के पहले क्या करना है, अभी भी आपके पास 5 से 6 दिन का अगर समय बचता है, तो अभी संक्रांति भी आ रही है, 2-3 दिन आप उसको छोड़ भी दिए, तो 5-6 दिन के अंदर आपको क्या करना है, सिंपली आप 2-3 बार रिवाइज कर सकते हो। यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन आप अगेन प्रैक्टिस करो, जो भी टॉपिक्स आपने पहले पढ़ाई करके रखे हैं। या आपको ऐसा लगता है कि क्लॉक्स एंड कैलेंडर रिवाइज करना चाहिए, सिलोजिज्म रिवाइज करना चाहिए, तो आप वो टॉपिक्स को रिवाइज करके फर्स्ट मॉक आप लगा सकते हो। एंड सेम स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है इन बीच के 5 डेज के समय के अंदर। ये बीच के 5 दिन के अंदर आपको क्या करना है, सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जो आपने पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप पहले वो क्वेश्चन देखो कि जो आपसे बन पाते थे, यानी कि आपने पढ़ाई बहुत किया था और उससे आपसे क्वेश्चन बन नहीं पाए, वो टॉपिक आपको अच्छे से आता था बट स्टिल आपने एग्जाम के अंदर नहीं बना पाए, वो चीज़ आपको देखनी है। उसके साथ ही इस 5 दिन के अंदर ऐसे कौन से टॉपिक है जिसको आप अगेन पढ़ के या नया टॉपिक आप चूज करके वहां पर उसमें से अगेन आप एक अच्छा स्कोर लेकर सकते हो, तो वो स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। तो ये एक प्रॉपर इंटरमीडिएट एंड बिगिनर के लिए ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपको शेयर किया। नाउ विल टॉक अबाउट डी। अब हम क्वांट के बारे में देखते हैं कि क्वांट में ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे आपको फर्स्ट स्टार्ट करना चाहिए। ये जो टॉपिक का एजेंडा है, हमने क्या सोचा था कि 60 मार्क्स हमें पहले कैसे लेकर आना है। जो स्टूडेंट यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारा सबसे पहला मोटिव यही है बच्चों कि हमें 60 नंबर कैसे लेकर आने वाले मॉक के अंदर। तो 60 नंबर लेकर आने के लिए आपको कहाँ से 60 नंबर आ सकते हैं, पहले तो आप वो डिसाइड करिए। अब आपके पास वर्बल एक टॉपिक है, ठीक है, एंड उसके साथ सब्जेक्ट है वर्बल, एंड नेक्स्ट है आपके पास एब्स्ट्रैक्ट। तो मैंने क्या किया है, एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है कि एब्स्ट्रैक्ट में कैसे आपको 25 आउट ऑफ 25 नंबर लेकर आना चाहिए। इसके ऊपर एक सीरीज की बहुत लंबी वीडियो आने वाली है, मैं 2 से 3 घंटे का वीडियो उसके ऊपर अभी फिलहाल बना रहा हूँ, उस पर काम चल रहा है, पीपीटी भी बन रही है, उसके साथ ही मैं उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जिससे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपको एक खुद को प्रॉमिस करना है कि आपको 25 में से 20 नंबर तो आपको बेयर मिनिमम आने ही चाहिए। क्योंकि इसमें आपको कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है, या आपको ये चीज डिमांड नहीं करता है कि आपका बैकग्राउंड साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है। ये बहुत इजी सवाल है यार, कि इसमें आपको कोई और देखने की जरूरत नहीं है। 5 फिगर दी है, 5 फिगर में से लॉजिक आपको आइडेंटिफाई करना है, एंड 6th जो फिगर बनने वाला है वो 5 ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो इसमें आपको क्या लॉजिक लगेगा, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ 60 में आपने 20 का जुगाड़ कर लिया, कहां से, एब्स्ट्रैक्ट से, ठीक है। और अभी हम फिलहाल वर्बल के लिए क्या सोच रहे हैं कि वर्बल के अंदर सभी का भी इतना भी मतलब वर्बल बहुत ही वीक नहीं होता है। तो आप अगर थोड़ा प्रैक्टिस करते हो वर्बल को, आप बेयर मिनिमम 10 to 12 मार्क्स लेकर आने की कोशिश करिए। यानी कि मैं यहाँ पे एवरेज ले लेता हूँ 10 नंबर्स का। अगर आपने 10 नंबर्स वर्बल से लेकर आए तो ये आपके 30 तो यही हो गए, ठीक है। अब रिमेनिंग क्या बचता है, रिमेनिंग बचा है 30 मार्क्स हमें कहाँ से लेकर आने हैं, ठीक है। 30 मार्क्स अगर आपको लेकर आना है तो सबसे पहले जो मैंने आपके सामने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है, आप अगर देखते हो स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 एंड स्लॉट 5। स्लॉट 4 के बारे में एक डिटेल वीडियो में बाद में लेकर आता हूं, पहले आपको देखना है यहाँ पे इन 4 स्लॉट के बारे में क्या होता है करके। पहले आपको क्या देखना है, ऐसा टॉपिक को आपको चूज करना है जो हर एक स्लॉट में आया था। अगर आप परसेंटेज देखोगे, परसेंटेज हर एक स्लॉट में आया है। तो पहले हम प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम किसको ऑप्शन देंगे, हमें पढ़ाई करनी है परसेंटेज इस टॉपिक के बारे में। अगर आप 50 to 70 क्वेश्चंस अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो आपको परसेंटेज बहुत इजी लगने लगेगा। अगर आप हमारे पिछले वीडियो जाके देखोगे जो मैंने स्नैप के ऊपर बनाए थे, एटलीस्ट मैंने 20 to 25 वीडियोस मैंने बनाए, जिसके अंदर हमने हर एक वीडियो के अंदर 20-30 सवाल मैंने प्रैक्टिस किए ऑन द बेसिस ऑफ क्वांट। तो वहां भी जाके आप रिवाइज कर सकते हो। जो मैंने अपने मतलब टीचिंग से मैं आपको वहां पे स्नैप के लिए पढ़ाया था, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बट इन फ्यूचर में एमबीए सीईटी के लिए भी वो टॉपिक्स लेकर आऊंगा। बट अभी अगर आपको अभी पढ़ना है तो आप वो जाके मेरे वीडियोस रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज आप सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखोगे। जो परसेंटेज का फ्रैक्शन टू कन्वर्जन वाला टेबल है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, उसको तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। उसके बिना आपको कुछ परसेंटेज नहीं आता है। तो इसीलिए पहले प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए परसेंटेज। यानी कि अगर मैं इसका एवरेज देखूं तो मोटा मोटा जो है 4 स्लॉट के अंदर
कम से कम जो है 3 से 4 सवाल यहाँ पर आए थे परसेंटेज से। तो मैंने जो 30 मार्क्स की प्रायोरिटी लिस्ट जो मैं आपके यहाँ पे बता रहा हूँ कि 30 मार्क्स हमें कहाँ से लेकर आने हैं, तो 30 मार्क्स सबसे पहले हमारे आएंगे परसेंटेज से। सो परसेंटेज के अंदर आपको कम से कम 3 नंबर तो मिनिमम स्कोर करना ही है। अगर आप 25 से पढ़ोगे तो हो सकता है आपको 8 क्वेश्चन आ जाए, या तो 2 या 3 आ जाए, बट 3 नंबर तो आपको परसेंटेज से आने ही चाहिए। क्लियर है पॉइंट? तो ये 30 में से हमने 3 नंबर यहाँ से ले लिए, अब हमको लेना है 27 नंबर, हमको ढूंढना है कहाँ से हमें लेकर आना है करके। क्लियर है पॉइंट? तो नेक्स्ट देखो, अगर आप प्रायोरिटी देखोगे तो प्रायोरिटी के अंदर हमारा टॉपिक आता है वो है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस के हर एक स्लॉट में भर भर के सवाल आए, यानी कि 3 4 5 3 आप देखोगे, स्लॉट 1 के अंदर 3 सवाल थे, स्लॉट 2 के अंदर 4 सवाल थे, स्लॉट 3 के अंदर 5 सवाल पूछे। तो इसीलिए हमें प्रायोरिटी देनी है सेकंड पे, वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेजेस के बाद आप डायरेक्टली पढ़ोगे प्रॉफिट लॉस, जिससे क्या होगा कि आपको प्रॉफिट लॉस के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उतने क्वेश्चंस आप बना पाओगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लॉस से आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 3 क्वेश्चंस तो आप आराम से बना पाओगे। अगर 5 आते हैं 3 बना लोगे। क्लियर है पॉइंट? तो 27 में से 3 चले गए, अगेन हमारे पास बच गया 24 मार्क्स। हम कहाँ से लेकर आएंगे? पहला हमारा टारगेट क्या है? 60 रीच कर रहा है। तो 60 के लिए मैंने क्या कहा है? पहले एब्स्ट्रैक्ट कर लो। एब्स्ट्रैक्ट में से 20 आने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। आप इसको भूल नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट अगर आप छोड़ के दोगे तो आपको एमबीए सीईटी में अच्छा स्कोर नहीं आएगा। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड वर्बल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे 10 ही सवाल बनेंगे, और पहले हम इसी को फोकस करते हैं। हम 10 क्वेश्चन इसमें बना सकते करके, कितना भी बच्चा अगर फुद्दू है उसको भी वर्बल में 10 क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाएंगे। तो ये मेरा आपसे गारंटी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर जंप करने वाले हैं, वो है आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क अगर देखोगे तो 3 3 2 सवाल डेफिनेटली आए। तो मैं यहाँ अगेन टाइम एंड वर्क को 2 का मतलब 2 क्वेश्चन आप बनाओगे करके मैं आपको ऐसा प्रॉमिस देता हूं कि आपको 2 बनाने ही बनाने हैं। तो आपको तीसरे नंबर पे रखना है टाइम एंड वर्क पे, यानी कि 2 सवाल आपको लेने हैं टाइम एंड वर्क से। तो 2 कम हो गए, यहाँ पे बचे 22 नंबर हमको और ढूंढने कहाँ से आते हैं। एंड नेक्स्ट है आपके सामने टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस अगर आप स्लॉट 5 देखोगे 8 सवाल आए थे। तो ये टॉपिक तो आपको छोड़ ही नहीं सकते आप, इसको आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको प्रायोरिटी दे रहा हूँ कि 4 क्वेश्चन आपके बनने चाहिए टाइम स्पीड डिस्टेंस से। तो यहाँ पर आपके 4th प्रायोरिटी पे टॉपिक बन गया, वो है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस। यानी कि मैंने 4 अगर माइनस कर दिया तो यहाँ पे बचेंगे टोटल हमारे 18 मार्क्स हमको और ढूंढने। तो आपको समझ में आ रहा है 60 क्वेश्चंस का हमने कैसे जुगाड़ आपको बना के दे रहा हूँ। 60 कहाँ से आएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ले लो, अगर आपको कोई कहता है कि कल हमें जो है 50,000 जो अमाउंट है ये किसी से लेकर आना है, मुझे चाहिए 50,000 आपसे, तो आप क्या करते हो? आप सोचते हो ना कि 50,000 कहाँ से आएंगे? तो 50,000 आएंगे, एक मेरा दोस्त 10,000 देगा, कोई 5 देगा, कोई 3 देगा, कोई 20 देगा, मेरे पास 10-15 पड़े, तो उससे आप 60,000 या 50,000 ऐसे जुड़ा पाओगे। तो वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं कि देखते आप में कहाँ से कौन से नंबर आपको अभी मिलने वाले। क्लियर है? तो अभी जो है हमारे पास 4 टॉपिक हमने फिक्स किए थे, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस। इसको आपको प्रायोरिटी वाइज करना है। पहले खत्म करो परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट लॉस करो, एंड नेक्स्ट टाइम एंड वर्क, एंड नेक्स्ट आप टाइम स्पीड डिस्टेंस कर सकते हो। और उसके साथ एक और टॉपिक हम ऐड कर देंगे, वो है आपका एवरेजेस। बिकॉज स्लॉट 3 के अंदर एवरेज क्वेश्चंस तो नहीं आए थे, बट स्लॉट 1 2 एंड 5 के अंदर आपको देखने को मिले 3 5 4 क्वेश्चन। तो मैं इसका वेटेज दे दूंगा यहाँ पे अगेन 3 नंबर्स का। तो 5वें नंबर पे आपका एवरेज आएगा, यानी कि हमने 18 से 3 चले गए, तो 15 नंबर अभी हमको बचे जो हमें इकट्ठा करने कहीं ना कहीं से लेके। तो जो है अभी तक आप देख सकते हो 45 मार्क्स हमने कैसे कवर करने हैं, इसका कंप्लीट देखा। कुछ टॉपिक्स बचे हैं, जैसे SICI बचा है, एलिगेशन बचा है, एजेस बचे, पार्टनरशिप बचे। आप चाहे तो इसको अभी के लिए रख सकते हो, बाद में जो है आप इसके प्रैक्टिस लगा सकते हो। ठीक है, नाउ लुक एट दी नेक्स्ट टाइप इज, अभी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है अर्थमेटिक को छोड़ के सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास आता है गाइज, वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप छोड़ नहीं सकते, मेरा कहना मानिए, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम के साथ आपको करना होगा वो है नेक्स्ट ज्योमेट्री। स्लॉट 4 के अंदर सिर्फ ज्योमेट्री सेक्शन से 28 से 29 सवाल आए थे। तो मैं उस स्लॉट 4 के ऊपर एक डिटेल वीडियो रिव्यू करूंगा, सब कुछ बताऊंगा स्लॉट 4 ऐसा क्या हुआ था और आपको कैसे प्रिपेयर रहना है अगर वैसा स्लॉट आपके साथ अगर इस साल भी होता है तो इसीलिए नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट करते ही समय, अगर आपका किसी का प्रिपरेशन बहुत समय से चल रहा है तो नंबर सिस्टम आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि स्लॉट 2 के अंदर 10 क्वेश्चन है, स्लॉट 3 के अंदर 16 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस नंबर सिस्टम से आए। तो इसीलिए नंबर सिस्टम इस टॉपिक का वेटेज जो है वो बन जाता है अगेन 5 to 7 नंबर्स का। तो इसीलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि
अभी तक हमने 50 नंबर्स तक पहुंचा है, कैसे हमें स्कोर करना है करके। उसके बाद आप इंपॉर्टेंस देख सकते हो कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैंने क्या कहा था कि ऐसा टॉपिक पहले उठाओ जो हर एक स्लॉट में आए, तो इसके लिए नंबर सिस्टम सबसे पहले आपको करना पड़ेगा जो हर एक स्लॉट में आए। उसके बाद आप देखो पीएनसी, पीएनसी सेकंड पे रखो, और उसके साथ प्रोबेबिलिटी थर्ड की प्रायोरिटी बनाओ, क्योंकि आपको इसको प्रैक्टिस करना ही है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, बिकॉज हर एक स्लॉट में 2 से 3 सवाल इसके ऊपर आपको देखे गए हैं। उसके साथ सिंपल इक्वेशन का आप फोर्थ प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। तो ये प्रायोरिटी वाइज आप क्वांट का सिलेबस स्टार्ट करो। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप सिंपली हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको कोई क्वेश्चन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हम आपके साथ यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टोटल 5 स्लॉट का मैंने प्रॉपर तरीके से एनालिसिस और कितने क्वेश्चंस आपको आए थे वो भी मैं जो है यहाँ पर आपको बताया हूँ। नाउ अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, वो है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग जो है बेसिकली 100 मार्क्स का आता है, बट इसके अंदर 25 आपका एब्स्ट्रैक्ट है एंड रिमेनिंग जो आता है वो है पजल, एंड उसके अलावा होता है नेक्स्ट है आपका कौन सा, वो है एनालिटिकल रीजनिंग। तो ऐसे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर एक डिटेल वीडियो जो है वो ऑलरेडी बनाया हूँ, उसको आप देख सकते हो कि कैसे आपको एब्स्ट्रैक्ट में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करना चाहिए। तो इस वीडियो में एब्स्ट्रैक्ट के बारे में नहीं बताऊं क्योंकि रिपीटेड हो जाएगा, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको जाके जरूर देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पजल। अगर मैं स्लॉट 1 की बात करूं, स्लॉट 1 के अंदर 8 क्वेश्चन सिर्फ पजल से आए थे। उसके साथ स्लॉट 2 के अंदर 22 क्वेश्चन आए थे, एंड स्लॉट 3 के अंदर 21 क्वेश्चन, एंड मैं बताना चाहूंगा स्लॉट 4 के अंदर जो है 25 क्वेश्चंस थे सिर्फ और सिर्फ आपके पजल से। क्लियर है पॉइंट। अगर आपने अच्छे से पजल प्रैक्टिस किए, उसके साथ अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट प्रैक्टिस कर लिया, तो आपके यहीं पे जो है ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस आपके करेक्ट बनने चाहिए, जो एक सबसे बड़ा चंक होता है एमबीए सीटी के अंदर। आप इसको छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए मेरा आपके यही कहना है कि आप इसको प्रैक्टिस ऐसे करिए कि आपको जो है प्रॉपर तरीके से ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है। अगर आप देखोगे, अगर आप स्लॉट 1 वाइज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। स्लॉट 1 के अंदर देखो लीनियर अरेंजमेंट का एक सेट आया था 5 नंबर के लिए, वेन डायग्राम के ऊपर 3 क्वेश्चन आए थे। तो स्लॉट 1 में 8 क्वेश्चन थे पजल से, थोड़े कम आए थे, बट रिमेनिंग हर एक सेट में, हर एक स्लॉट में आपको भर भर के क्वेश्चंस जो है यहां देखने को मिले हैं इन द पजल सेक्शन। क्लियर है। अब देखो सर्कुलर अरेंजमेंट स्लॉट 2 में 7 क्वेश्चंस थे, डिस्ट्रीब्यूशन पजल के ऊपर 7 क्वेश्चन, क्वांट बेस्ड रीजनिंग के 4 क्वेश्चंस थे, गेम्स एंड टूर्नामेंट, ये तो कैट का क्वेश्चन है, कैट लेवल का सेट आया था, बट ये इजी टू डुएबल था, इतना टफ नहीं था। अब कोई बच्चा ऐसा बोलेगा कि सर हम एमबीए सीईटी इसलिए पढ़ाई करते हैं क्योंकि हमें कैट पढ़ के नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे। तो बेसिकली गाइस मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, जैट के सारे प्रीवियसर क्वेश्चंस, प्रीवियसर सेट 2015 से लेके, क्योंकि स्लॉट 4 के अंदर 2018 2021 का डायरेक्ट सेट आया है, जैट का डायरेक्टली एलआरडीआई का सेट उठा के डाल दिए है आपके पजल सेक्शन के अंदर। तो इसीलिए आपको कैट का भी सिलेबस जो है वो पढ़ना चाहिए, बट डिटेल नहीं पढ़ना है, सिर्फ उसके पजल्स जो है आपको करने हैं, वो मैं बताऊंगा आखिर में, जब जब थोड़ा टाइम चला जाएगा मैं आपको जैट के साथ साथ कैट के प्रीवियस सारे क्वेश्चन जो सेट थे वो रिपीटेड थे, वो डायरेक्टली क्वेश्चन आए थे, मैं आपको वहां पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो अगर आप यहां देखोगे स्लॉट वन एंड स्लॉट 2 को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपके लिए अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अरेंजमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अभी मेरे अरेंजमेंट के ऊपर बहुत वीडियोस अवेलेबल नहीं है, लर्न फॉर एग्जाम के ऊपर मैं आपको एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, जहां पर मैंने क्या सोचा अरेंजमेंट्स को लेके, हम डेली के 2 पजल प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या। अभी भी हमारे पास 70 डेज का समय है, एंड 70 डेज में मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि सर हम एक काम करेंगे यहाँ पे सब लोग मिलके कि डेली का 2 पजल, जो अच्छे लेवल के पजल होते हैं वो अच्छे लेवल के पजल मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। बेसिक लेवल हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बेसिक बहुत ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, तो आप देख सकते हो। तो डेली अगर आप 2 पजल में आपको प्रैक्टिस कराऊं तो यानी कि 70 डेज के अंदर 140 से लेके 150 सेट्स हम कर सकते हैं, जो आपके लिए एमबीए सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये मेरा जो इनिशिएटिव है, आप चाहते हो कि मैं स्टार्ट करूं तो मुझे एक बार जरूर कमेंट करके बताना कि सर आप पजल का स्टार्ट कर दो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ कंटेंट जो है इसके हमारे चैनल के ऊपर हमने सोच के रखा है। तो इस पूरे अगर आप वीडियोस देखते हो तो वीडियोस में ऐसा कोई भी फालतू कंटेंट नहीं है, जैसे कि स्ट्रैटेजी भर भर के स्ट्रैटेजी बना रहा हूं मैं। देखो स्ट्रैटेजी बनाना ये मेरा काम नहीं है, स्ट्रैटेजी एक बार होती है, एक ही बार सोचना होता है कि पढ़ाई कैसी करनी है, उसके बाद आपको पढ़ाना इंपॉर्टेंट है। तो मैं हर दिन एक आके वीडियो बनाऊंगा कि आपके स्कोर बढ़ाओ 20 से, इंप्रूव योर स्कोर बाय 20 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स,
मेरा वर्कशॉप है अटेंड करो, ये सब चीज़ें हमारी यहाँ पे नहीं होने वाली है। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा कि कैसे एक वीडियो के अंदर, जैसे मैंने ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, इसके अंदर पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी है। इसके अंदर वर्बल के बारे में मैंने ज़्यादा बात नहीं किया, वर्बल से मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। बट हमने क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग टोटल 150 मार्क्स का है, सब कुछ हमने इसमें कवर किया है। तो इसीलिए आपको जो हमारे वीडियोस चल रही है स्वराज बैच आप देखोगे तो उसके अंदर प्योर कंटेंट है, उसमें कोई फालतू की बात नहीं है, कोई फालतू का ज्ञान नहीं है। सब कुछ जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो प्योर कंटेंट है, तो आप उसको जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो आप अगर आप देखोगे अरेंजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर एमबीए सीईटी। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहे हैं, तो इसीलिए आपको अभी से पजल स्टार्ट करने चाहिए। ठीक है, नाउ लुक एट दी स्लॉट 3 के अंदर आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट के ऊपर आपको 4 क्वेश्चंस थे। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के 4 क्वेश्चन आए थे पजल सेक्शन के अंदर। लीनियर अरेंजमेंट देखो, ब्लड रिलेशन के ऊपर 3 क्वेश्चन आए थे, तो इसीलिए ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ अरेंजमेंट के अगेन 3x3 वाला अरेंजमेंट था, तो उसके 3 क्वेश्चन थे। कंपैरिजन वाला 3 क्वेश्चन आए थे, यानी कि स्लॉट 3 के अंदर 21 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पजल सेक्शन से आए, तो पजल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके साथ स्लॉट 5 देखोगे तो स्लॉट 5 के अंदर सर्कुलर अरेंजमेंट के 4 क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन के 12 क्वेश्चन, क्वांट बेस्ड रीजनिंग 3, लीनियर अरेंजमेंट के 6 क्वेश्चन एंड कंपैरिजन के ऊपर 1 सवाल आया था। तो 21 क्वेश्चन अगेन जो है वो पजल की जो लेगेसी है एमबीए सीईटी के अंदर वो बनी है। 20-30 20-25 सवाल ऑलरेडी आ रहे हैं, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। आप कहोगे सर पजल मेरे को टफ लगता है, अगर आप ये सोचोगे तो आपका बहुत कट ऑफ नीचे आ जाएगा। एंड आप जो टॉप 5 कॉलेज टारगेट कर रहे हो, जेबीआईएमएस, सिडनम हो गया, उसके साथ पुम्बा हो गया, तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप पजल छोड़ते हो तो ठीक है। नाउ लुक एट द एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर जैसे मैं आपको कह रहा था कि हमें 60 स्कोर कैसे करना है, तो उसमें से हमने ऑलरेडी 50 तो मैं ऑलरेडी लेकर आया हूं। 50 कैसे करने हैं आपको बताया। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि पजल एक ऐसा सेक्शन है, पजल के अंदर ऐसा नहीं होगा भाई कि आपने आज पूरे दिन में पजल प्रैक्टिस कर ली है, आपने वीडियो देख लिया, आप तुरंत कल पजल कराने बैठ गए। ऐसा नहीं होता है। पजल में आपको अभी नंबर नहीं आएंगे, पजल में नंबर आने के लिए बहुत समय लगने वाला है। तो इसीलिए मैंने कोई भी पजल में ऐसा मार्क नहीं बताया कि अभी आपने प्रैक्टिस स्टार्ट किया, यानी कि आपने जैसे मान लो सुबह आपने 2 घंटे की वीडियो देख ली और आपने अगेन जो है मॉक लगाया, मॉक में आपके सारे के सारे पजल बन गए। ये चीज ऐसा नहीं है। इट्स अ प्रोसेस, इट टेक अ टाइम। ये सेम आपके लैंग्वेज जैसा होता है, लैंग्वेज में तुरंत नंबर नहीं आते, बट धीरे धीरे जो है नंबर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमें कैसे, अब 50 से लेके 60 तक तो मैं आपको लेकर आया हूं। अब हमारा टारगेट होने वाला है कि जो बच्चा सोचता है कि सर हमें 100 तक टच करना है, तो हम 100 कैसे टच करेंगे, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो देखो स्लॉट 1 के अंदर डायरेक्शन सेंस से 6 क्वेश्चन, डिडक्शन के 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 10 क्वेश्चन। क्लियर है। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये 20 आसपास हो रहा है। क्लियर है पॉइंट। तो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसको करना ही चाहिए। क्लियर है बात। कोडिंग डिकोडिंग से 5 सवाल आए थे, एनालॉजी के 5 क्वेश्चन, नंबर एंड लेटर सीरीज 5 क्वेश्चन, कैलेंडर क्लॉक्स के ऊपर 2, ऑड मैन आउट के 5 क्वेश्चन, कंपैरिजन के 5 क्वेश्चन एंड डिक्शनरी बेस्ड 5 क्वेश्चन, यानी कि एनालिटिकल रीजनिंग से 53 क्वेश्चंस जो है वो आपको आए थे फॉर योर एमबीए सीईटी। तो अगर आप देखोगे कि सर रीजनिंग कितना इंपॉर्टेंट है, तो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 मार्क्स का कंप्लीट रीजनिंग है, जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट भी आता है, सब कुछ आता है। तो यहाँ 100 आउट ऑफ आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए 80 के आसपास आपको पहुंचना ही है। अगर आप 80 प्लस टारगेट करते हो, देन एंड देन ओनली जेबीआईएमएस इज पॉसिबल फॉर यू। क्लियर है पॉइंट। तो इसको आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है। अब आप स्लॉट 2 में देखो, स्लॉट 2 के अंदर डायरेक्शन से अगेन 4 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन, सिंबल्स नोटेशन के 6 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर 6 क्वेश्चन, एनालॉजी के ऊपर 5 क्वेश्चन आए थे, सीरीज आया था नंबर एंड लेटर वर्ड्स का, उस पर 5 क्वेश्चन, ऑड मैन आउट के 2 क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट के 2 क्वेश्चन, वेन डायग्राम के 4 क्वेश्चन एंड डिडक्शन के 4 क्वेश्चन। यानी कि अगेन ये जो है एनालिटिकल रीजनिंग 40 मार्क्स जो है स्लॉट 2 के अंदर होल्ड किया था, इसीलिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी स्लॉट 3। स्लॉट 3 के अंदर इन्हीं टॉपिक्स को मिला के टोटल जो है आप देख सकते हो 54 क्वेश्चन आए। एंड ये एक फुल प्लेज है, मैंने अपने मन से नहीं बताया। हर एक स्लॉट की स्ट्रेटेजी मैंने बैठ के बस दोस्तों से बात किया था, जो मेरे स्टूडेंट्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, जिन्होंने एमबीए सीईटी दिया था लास्ट ईयर। मैंने एक कंप्लीट डेटा जो है वो अच्छे से पढ़ाई किया है। एंड मेरे पास, मैं 2024 के अंदर जब सीईटी दिया था उसके बाद ही मैंने प्रॉपर जो है, मेरा स्लॉट 4 था, तो मेरे पास कंप्लीट स्ट्रेटेजी है। स्लॉट 4 के अंदर क्वेश्चन वाइज मैंने अपने पास याद रखा है, मैंने हर चीज एग्जाम के बाद तुरंत लिखी है। तो ये वीडियो मेरा आएगा, बहुत सोच समझ के इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो 54 क्वेश्चन अगेन एनालिटिकल से थे। उसके साथ अगर आप स्लॉट 5 देखोगे, अगेन देखो 4 क्वेश्चन डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन 3, कोडिंग डिकोडिंग 7 क्वेश्चन, नंबर लेटर सेट की 2 क्वेश्चन, डिडक्शन के 3 क्वेश्चन आए थे, एनालॉजी के 4 क्वेश्चन आए थे, क्लॉक्स एंड कैलेंडर के ऊपर 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, वर्ड फॉर्मेशन, ऑड मैन आउट, लेटर सीक्वेंस,
एंड मिसिंग नंबर के इन फिगर। ये टोटल 43 क्वेश्चन। अगर आप देखोगे, अगर एवरेज निकालते हो तो एवरेज 40 क्वेश्चंस तो आपको इन्हीं टॉपिक से मिल रहे हैं। तो मेरा कहना क्या है, अभी जो मैंने कहा था 30 डेज आपको बैठ के पढ़ना है, 30 डेज के अंदर एक टॉपिक को 2 दिन का समय दो। अगर आप दिन का 4 घंटे पढ़ते हो फॉर रीजनिंग सेक्शन, तो रीजनिंग के अंदर जो है 4 आवर्स की अगर आपको पढ़ाई करनी है तो 4 आवर्स के अंदर अगर कोई आप मुझे पूछता है कैसे पढ़ना है, तो 2 घंटे का क्लास, ठीक है, और 2 घंटे प्रैक्टिस। 2 दिन में टॉपिक उठाओ और आपका आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। और कुछ ऐसे टॉपिक है जो एक दिन में 2 भी बन जाएंगे। बहुत इजी टॉपिक होता है, जैसे वेन डायग्राम हो गया, ये बहुत इजी टॉपिक है। क्लॉक्स एंड कैलेंडर एक दिन में आराम से बन जाएगा। इन दोनों को मिला के आप एक दिन में खत्म कर सकते हो। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो आपके एक दिन में 2 भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आपके 30 डेज के अंदर प्रॉपर ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक से अगर प्रिपेयर करोगे तो आपका 40 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे और ये 40 क्वेश्चन कहीं भी नहीं गए, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इन 30 डेज के अंदर पजल अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे पजल के अंदर भी आपकी स्ट्रेटेजी बनती जाएगी। तो 40 के साथ मेरा कहना है कि आप एटलीस्ट 3 सेट जरूर बनाओगे, यानी कि 15 क्वेश्चन आपके यहां सही हो जाएंगे पजल को लेकर। क्लियर है पॉइंट? तो देखो मैं स्ट्रेटेजी बनाता हूं यहाँ पे। 40 क्वेश्चन हम करेंगे एनालिटिकल रीजनिंग से, या तो हम इसको 40 क्वेश्चन की जगह 40 मार्क्स लिखता हूं, मेरे को यहां से लेकर आने हैं 40 मार्क्स, मुझे यहां से लेकर आने हैं। तो ये बन गया टोटल हमारा एनालिटिकल रीजनिंग, AR लिखता हूं मैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 20 क्वेश्चन हमें करने हैं। कहां से? 20 क्वेश्चन करने हैं एब्स्ट्रैक्ट से, ठीक है। उसके साथ मैंने आपको कहा है कि सिर्फ 10 क्वेश्चन फोकस करो इंग्लिश के ऊपर, तो ये इंग्लिश से हमें सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि अभी इंग्लिश के लिए कमांड आने को टाइम लगेगा। तो इसीलिए मेरा कहना यही है कि आप इंग्लिश पे सिर्फ अभी 10 से ही डिमांड रखो, मतलब 10 नंबर का ही मैं डिमांड रखता हूँ फॉर्म इंग्लिश, ओके। उसके साथ जो मैंने आपको कहा था कि ये हो गया टोटल आपके 70, एंड 70 के अलावा मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज और कही थी, कॉन्ट से। तो कॉन्ट से अगर आप देखोगे, कॉन्ट सेक्शन से, तो यहां पर देखो कॉन्ट में मैंने क्या डिस्कस किया था आपको, कि ये कुछ टॉपिक थे, जैसे कि देखो मैंने कहा था नंबर सिस्टम, ठीक है। अभी आप नंबर सिस्टम को पिक करो, इससे स्टार्ट करो। उसके साथ पीएनसी 1 से 2 दिन में लगेगा, आराम से खत्म हो जाएगा। सिंपल इक्वेशन, तो सिंपल इक्वेशन हम बाद में करेंगे, बट हमारा फोकस रहेगा नंबर सिस्टम, जिससे हम 5 to 7 क्वेश्चन बना सकते हैं। वैसी प्रैक्टिस आपको करनी है। उसके साथ पीएनसी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं देखो, 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली बन रहे हैं, तो मैं 4 नंबर इसको देता हूं, यानी कि ये करीब करीब 10 क्वेश्चन के आसपास आपका करेक्ट बन जाएगा सिर्फ कॉन्ट से, ठीक है, नंबर सिस्टम एंड पीएनसी करने के बाद, ठीक है। उसके साथ ही अगर आप देखोगे परसेंटेजेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने रखा है रेशो को भी कर सकते हो साथ में, क्योंकि रेशो इजी है, एक साथ हो जाएगा। परसेंटेज पढ़ने का तुरंत आप रेशो कर लो, तो ये भी अगर आप 2 से 3 नंबर का इसमें वेटेज हम डाल देंगे, ठीक है, तो रेशो आ जाएगा। उसके साथ इसको प्रायोरिटी रखो 6th पे, या तो आप 2nd पे कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। प्रॉफिट से, ठीक है, प्रॉफिट के बाद आप देखो टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है। उसके साथ एवरेजेस अगर आप कैलकुलेट करोगे, 3 2 5 और 3 8 और 8 और 6 आपका बन गया 14 14 और 3 हो गया आपका 17। तो 17 नंबर यहां से हमने उठाए, कहां से? अर्थमेटिक से। 17 नंबर हमको करने हैं अर्थमेटिक से, एंड उसके अलावा 10 नंबर हमने करने हैं नंबर सिस्टम एंड पीएनसी से। तो यानी कि टोटल ये हो गया 27 मार्क्स हमें करने हैं फ्रॉम द क्वांट सेक्शन। क्लियर है पॉइंट? तो आप अगर इसको ऐड करोगे यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे अभी बात कर रहे थे कि कहां से क्या लेकर आना है, तो हम यहाँ पे 27 मार्क्स हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द क्वांट सेक्शन, ठीक है। तो ये अगर देखोगे 70 एंड 30 मोटा मोटा जो है हम 97 तक टच कर पा रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? 97 तक हम क्या कर रहे हैं? टच कर पा रहे हैं। क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। और हमने क्या किया है, 15 क्वेश्चंस का हमने ये पकड़ा था कि पजल से बन सकते हैं शायद, तो 15 मार्क्स हम लेके चलेंगे बेयर मिनिमम। अगर आप अच्छे से करोगे तो पजल आपका फिर से स्ट्रांग हो जाएगा, यानी कि ये जो है करीब करीब 110 के आसपास आपका स्कोर जा रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी फॉर द नेक्स्ट 30 डेज आपको फॉलो करना है। क्लियर है पॉइंट? अगर कोई बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, कुछ भी हो, इन टॉपिक्स को उठाओ, प्रैक्टिस स्टार्ट करो, आपका स्कोर डेफिनेटली जो है 110, जो गोल्डन डेज हमने कहा है, गोल्डन डे कौन था? 14 फेब को हम फर्स्ट मॉक लगाएंगे। जो बिगिनर है डेफिनेटली आपका स्कोर जो है 100 के आसपास या 80 70 के आसपास स्कोर जरूर आएगा, ये मेरी आपसे गारंटी रहेगी, ठीक है। नाउ अगर आप देखोगे एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर मैंने कितने टॉपिक्स कवर करके रखे, काउंटिंग फिगर के ऊपर 2 घंटे का एक कंप्लीट वीडियो है, अल्फाबेटिकल सीरीज के ऊपर 1 घंटे 40 मिनट का वीडियो है, लेटर सीरीज के ऊपर आपका 1 घंटे का वीडियो मैंने बनाया है। उसके बाद मैट्रिक्स अरेंजमेंट का मैंने 41 मिनट्स का वीडियो बनाया है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर मैंने 1.5 घंटे का वीडियो बनाया, एंड अगेन ब्लड रिलेशन भी ऑलमोस्ट जो है ये 1 घंटे मतलब 1 आवर 30 मिनट के आसपास चला जाएगा। कुछ पार्ट इसका बचा है अभी अपलोड करने का, बाकी का एडिट हो चुका है सब कुछ, हम उसको क्लब करके अभी अपलोड कर देंगे यूट्यूब के ऊपर। एंड उसके साथ ही अगर आप देखोगे क्लॉक्स एंड कैलेंडर मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है फॉर स्नैप एग्जाम, मैंने स्नैप एंड एनमैट के लिए क्लॉक्स पढ़ाया है।
आप उसको जाके जरूर देख सकते हो, वो भी 1 डेढ़ घंटे का वीडियो रहेगा। तो उससे क्या है, आपके 5 से 6 नंबर अगेन जो है बन जाएंगे। तो ये जो 19 टॉपिक है एंड 28 टॉपिक आपका रहेगा पजल, अगर आप इतना अच्छे से करोगे तो मेरी गारंटी है, उसके साथ आप एब्स्ट्रैक्ट को ऐड कर लो तो आप 100 आउट ऑफ बेयर मिनिमम 70 से लेके 80 टच जरूर करोगे। तो इसी रो में आपको पढ़ना है। स्टार्ट करो काउंटिंग से, 2 घंटे का वीडियो है, एक बार प्रॉपर तरीके से देखो। आप चाहे तो 2x पे देख सकते हो, वैसे भी जब मैं बात करता हूं तो वो वैसे 2x ही लगता है, क्योंकि मेरा थोड़ा टोन फास्ट है। तो आप 2x या 1.5x पे रख के इन सबको 1 1 घंटे का वीडियो है, आप हाफ हाफ करके पढ़ सकते हो। पढ़ के उसको एक बार कमांड बनाओ, एक शॉर्ट्स नोट्स बनाओ, और शॉर्ट नोट के ऊपर सब कुछ जो है आप उसको अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या टारगेट था कि कैसे हमें 60 टच करना है, मैंने आपको बताया 60 मार्क्स कैसे टच करने हैं। उसके साथ मैंने आपको ये भी बताया कि 80 मार्क्स कैसे हमें टच करने हैं, और उसके साथ मैंने ये भी बता दिया कि हमें 100 कैसे टच करना है। सो ये आप लेवल अचीव करो, डेफिनेटली जो है आपके अगले नंबर मॉक के अंदर आप 120 140 एंड अगेन 150 टच करोगे। तो यहां 140 के बाद आपको सिडनम, ठीक है, एंड उसके साथ नेक्स्ट जो हैगा सबसे इंपॉर्टेंट वो है JBIMS के डोर्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, वो कहेंगे कि हमारे मुंह पे पैर रख के आप अंदर आ जाओ। तो ये चीज आपको डेफिनेटली धीरे धीरे कवर होगी। अभी भी हमारे पास 70 डेज का समय है, और मैं आपके साथ खड़ा हूं। हमारे जो फाउंडर है गुरप्रीत सर, वो भी आपके साथ खड़े। उनमें कुछ पॉसिबल हो तो सर सेशन कुछ जरूर लेंगे। MBA CET का जो सर का क्रिटिकल रीजनिंग का वीडियो, क्रिटिकल रीजनिंग MBA CET में थोड़ा सा जो है वेटेज कम है, क्योंकि 5 6 10 नंबर ही क्रिटिकल रीजनिंग से आए थे। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सर्च करो यूट्यूब के ऊपर क्रिटिकल रीजनिंग लर्न फॉर एग्जाम करके, आप इतना भी सर्च करोगे तो आपको डेफिनेटली जो है आपको सर का एक लॉन्ग वीडियो दिखेगा, उसको जरूर जाके चेकआउट करना। उससे भी आपके 5 6 नंबर जरूर बनेंगे। ये वीडियो जो है ऑलमोस्ट जब मैं लास्ट देखा था 50,000 के प्लस इसका व्यूज गए थे, क्योंकि एनमैट एंड स्नैप के, एनमैट के अंदर मोस्टली क्रिटिकल रीजनिंग भर भर के आता है, तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रिटिकल रीजनिंग को। बट मैं इसको अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज क्रिटिकल रीजनिंग के वेटेज बहुत कम है MBA CET के अंदर। 5 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसीलिए उसमें 5 6 10 12 टॉपिक्स को करने से अच्छा मेरा फोकस आपसे ये रहेगा कि जो आने के चांसेस ज्यादा है, जो ऑलरेडी आ चुके हैं, उसको हम फोकस करेंगे। एंड जो क्रिटिकल रीजनिंग जैसे वीडियोस है, आप उसको धीरे धीरे कब क्या करना है वो मेरे ऐसे वीडियोस के थ्रू मैं आपको बताता रहूंगा। तो ये जो मेरी वीडियो है 2 3 मिनट की नहीं है, काफी लंबा वीडियो हो गया। ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि 30 से लेके 40 मिनट का वीडियो बना होगा। ठीक है, तो अच्छे से देखो, समझो, हर एक पॉइंट को लिख के रखो एंड अपनी आपकी एक स्ट्रैटेजी बनाओ। ये स्ट्रैटेजी मैंने सबके लिए बनाया है। अब आपका क्या लेवल है क्या नहीं है वो तो मुझे नहीं पता है, बट मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे सही लगा वो लेवल उसको पकड़ के, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जो MBA CET है वो 2020 से दे रहा हूं। तो 2020 2021 2022 2023 एंड 2024, ये मैंने 5 साल तक MBA CET दिया है। तो इसीलिए मेरे पास 5 साल का प्रॉपर एज अ एजुकेटर एंड एज अ स्टूडेंट मेरे पास एक्सपीरियंस है। वो वैसे नहीं है मैं चला गया जाके देख के आया, मैंने प्रॉपर देखा है कैसे आता है MBA CET। बट आई एम मोर फोकस टुवर्ड द टीचिंग, फॉर दैट पर्पज आई एम लाइक मैं फॉलो कर रहा हूँ अपना टीचिंग पैशन। तो इसीलिए जो है आप लगे रहिए एंड फोकस करिए। उसके साथ ही कोई भी डाउट आता है तो सिंपली आपके पास हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर चेकआउट कर सकते हो। आप डायरेक्टली व्हाट्सअप पे व्हाट्सअप करिए, हमारी टीम आपसे जरूर बात करेगी। ठीक है, सो उसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा जरूर कमेंट करके बताना। वैसे मैं वीडियो में बताता नहीं हूँ कि कमेंट करो सब्सक्राइब करो। वो आपको, अगर बच्चे को लगता है कि भाई सब कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, वो डेफिनेटली सब्सक्राइब करता है एंड अपने कमेंट्स जरूर छोड़ देता है कि उसे क्या लगा ये प्रॉपर सेशन। ठीक है, तो उसके साथ ही आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम आपसे जुड़े रहेंगे। जो भी डाउट होते हैं या जो भी ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती है वो हम डायरेक्टली आपको भेज देंगे हमारे इस व्हाट्सअप चैनल के ऊपर। तो उसको आप इसे स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। गुरप्रीत सर जो हमारे फाउंडर है वो इसके ऊपर डायरेक्ट मैसेज करते हैं, ताकि आपको डायरेक्टली कनेक्ट रह सकते हैं हमारे सर के साथ और मेरे साथ भी। ठीक है, उसके साथ ही आप हमारा कैट एनमैट एंड स्नैपकार्ट टेस्ट सीरीज जरूर चेकआउट करो, जो काफी इंपॉर्टेंट है एंड काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके अदर कुछ एनमैट का भी प्लान कर रहे हैं तो वो भी आप एक बार हमारा चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ ही ये व्हाट्सअप नंबर आप यहाँ सेव करके रख लीजिए आपके पास, क्योंकि हर चीज का सोल्यूशन आपको हम यहाँ पे देने वाले। तो यहाँ कैट के साथ साथ आपको CET का कंप्लीट सिलेबस
एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ब्लूप्रिंट, स्टडी प्लान, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो भी डाउट है आपके पास वन स्टॉप सॉल्यूशन है। हमारा व्हाट्सअप नंबर 9205130091, इस पे आप सेव करके रख लीजिए। ये आपके एग्जाम के बाद भी काम आने वाला है, बिकॉज एमबीए सीईटी का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस अभी तो मतलब फिलहाल वो तो चल रहा है, बट उसके बाद का जो प्रोसेस है उसमें आपको जरूर हेल्प लगेगी, तो वहां हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि हर साल नया नया कुछ कुछ चीजें आते रहते हैं कि जाके आपको मैं गाइड तो करता रहूंगा वैसे, कि कैसे कब कौन सा फॉर्म भरना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि सीईटी का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। पहले आपको एग्जाम देना होगा, एग्जाम के बाद कॉलेज के फॉर्म्स भरने होते हैं, उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस, उसके बाद राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ऐसे आपके सारे लिस्ट लगते हैं। तो वो अलग चीज़ है, वो आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले आपका फोकस है व्हाट्सअप चैनल के ऊपर, आप हमारे जुड़ सकते हैं। उसके साथ ही आप हमें मैसेज करिए, कोई भी आपको डाउट आता है, कोई आपको ऐसा सिलेबस चाहिए, कुछ भी है, सिंपल वन स्टॉप सॉल्यूशन, लर्न फॉर एग्जाम। क्लियर है पॉइंट? थैंक यू सो मच, एंड जरूर कमेंट करके बताओ कि आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा, एंड आप और क्या सुनना चाहते हो मेरे से एक डिटेल स्ट्रेटेजी के साथ। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड सोच के समझ के वीडियो बना के आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।